गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने एक बीम के लिए यदि आप उसको बेंड करेंगे तो उसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट पैदा होगा उसके अंदर उसकी कैलकुलेशन की थी। यदि बीम आयताकार अनुप्रस्थ काट की है यानी रेक्टेंगुलर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उस बीम के लिए जो बेंडिंग मोमेंट है यानी बंकन घूर्ण है वो होगा G = वाई बी डी क्यू अपॉन 12R। यहाँ पे वायु उस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, बी जो है उसकी चौड़ाई है और डी जो है उस बीम की मोटाई है और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस कर्वेचर में आपने उसको मोड़ा है। यदि मान लीजिए आयताकार ना होकर के बीम जो है वो सर्कुलर है तो उस केस में जो बीम के लिए जी का मान आएगा वो वाई पाई आर रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4R। यहाँ पे याद रखिए कि ये जो ऊपर आर है ये एक्चुअली उसकी त्रिज्या है, उस बीम की त्रिज्या है और ये नीचे जो आर लिखा है, हालांकि इसको आर डैश लिखना चाहिए था, ये जो है वो जिस कर्वेचर में आपने मोड़ा है उसकी त्रिज्या है। अब आप देखिए कि बंकन घूर्ण के उपरोक्त मानों में कि एक कुछ अजम्पशंस हैं कि दंड की मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटी होनी चाहिए। बल लगाकर के बीम में जो बंकन उत्पन्न करने पर उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वक्रता कम होनी चाहिए और बीम जो है वो आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए यानी एक ही तरह की होनी चाहिए थ्रू आउट। तो ये तो था बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं यही कैंटिलीवर की। कैंटिलीवर क्या है कि एक बीम है जो एक साइड से क्लैंप की हुई है और दूसरा साइड जो है वो फ्री है और मान लीजिए उसकी जो टोटल लेंथ है वो L है। यदि बी पॉइंट से हम कोई भार लटका दें तो भार लटकाने से बी पॉइंट जो है वो डिप्रेशन यानी अवनमन शो करेगा। अब ये बीम कितना झुकेगी इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आप देखें कि ये ए बी कर्व है, ए बी बीम है और ए बी डैश भार लटकाने के बाद जो इसमें कर्वेचर हो जाता है, मान लीजिए ये है, माना ए से एक्स दूरी पर उदासीन अक्ष पर कोई पॉइंट पी है जो बंकन के बाद जो है पी डैश पे पहुंच जाता है, तो पी डैश के सापेक्ष डब्ल्यू का जो बल घूर्ण है क्लॉकवाइज वो है डब्ल्यू एल माइनस एक्स। यहाँ पे हमने माना है कि बीम का खुद का भार जो है वो नगण्य है, हालांकि बीम जो है वो अपने भार की वजह से भी झुक सकती है लेकिन हमने भार को नगण्य माना है। यदि ए पी डैश की जो वक्रता त्रिज्या है वो कैपिटल आर है तो बंकन घूर्ण होगा वाई आई जी अपॉन आर, ये एंटी क्लॉकवाइज साइड होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एक रिलेशन है वेक्टर कैलकुलस के अंदर कि 1 + dy/dx स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 ओवर d2y/dx किया। अब यदि जो dy/dx है वो छोटा है, यदि dy/dx छोटा है तो आप यहाँ पर r = 1 + dy/dx की जगह पे कम लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए अपॉन d2y/dx के। यहाँ याद रखिए कि dy/dx यदि छोटा है तो d2y/dx भी छोटा होगा, लेकिन d2y/dx हम इसको नहीं छोड़ रहे जबकि dy/dx को आप छोड़ रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि dy/dx जो है उसकी वजह से 1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1 प्लस जो है वो बहुत छोटा होगा, लेकिन जो नीचे d2y/dx है उससे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है उसमें मेजर चेंज होगा। या बेसिकली यही d2y/dx ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो 1/r = d2y/dx
अतः जो संतुलन की अवस्था है उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क हैं वो बराबर हो जाएंगे। सो वाई आई जी अपॉन आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स, या वाई आई जी डी टू वाई बाई डी एक्स के इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स। एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर यदि आप करोगे तो वाई आई जी डी वाई बाई डी एक्स डब्ल्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी। अब सी की वैल्यू निकलेगी बाउंड्री कंडीशन से कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जहाँ पे बीम क्लैंप की हुई है वहाँ पे झुकाव नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 0 है, इसलिए सी की वैल्यू 0। सी की वैल्यू यदि 0 होगी तो इक्वेशन हो गई आपकी वाई आई जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डब्ल्यू एल माइनस एक्स डी एक्स। एक बार फिर इंटीग्रेट करें तो वाई आई जी वाई डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस सी टू। अब C2 कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो निकलेगी x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, तो C2 से आ जाएगा 0। तो वाई आई जी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6। अब मान लीजिए कि x इज इक्वल टू एल पर जो y है वो डेल्टा है, तो वाई आई जी डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई 2 माइनस एल क्यूब बाई 6। सिंप्लीफाई कीजिए तो डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई वाई आई जी बाई 3। अब आई जी की वैल्यू यदि आयताकार परिच्छेद के लिए लिखोगे तो वो आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 4 वाई एल क्यूब बाई वाई बी डी क्यूब। वृत्ताकार के लिए ये होगी डेल्टा इज इक्वल टू 4 डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 पाई वाई आर रेज टू पावर 4। अब देखिए ये जो अवनमन कितना होगा, ये यहाँ पर देखिए कि आयताकार बीम के लिए जो डेल्टा है वो भार के समानुपाती है, जितना ज़्यादा भार होगा झुकाव जो है वो ज़्यादा आएगा। दूसरा बात है कि डेल्टा जो है वो समानुपाती है एल क्यूब, यानी जितनी बीम की लंबाई होगी उसका क्यूब। तो एल क्यूब का मतलब ये है कि यदि आप लंबाई डबल कर देते हैं तो झुकाव जो है वो 8 गुना हो जाएगा। बीम जितनी है उससे वो डबल करोगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा झुकाव, यानी लंबाई पर जो डेल्टा है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसलिए यदि कोई बड़ा बीम बनाना हो तो लंबाई यदि उसकी ज़्यादा रखनी है तो डेल्टा जो है वो कम करने के लिए उसकी मोटाई वगैरह ज़्यादा रखी जाती है। दूसरी बात है कि डेल्टा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है बी, कि बीम की जो चौड़ाई है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और फिर है कि डेल्टा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू, कि झुकाव जो है वो मोटाई का क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी आप देखिए यहाँ से कि बीम की चौड़ाई ज़्यादा है तो भी झुकाव कम होगा, लेकिन बीम की यदि मोटाई ज़्यादा है तो भी झुकाव कम होगा, लेकिन मोटाई का असर जो है वो ज़्यादा पड़ता है चौड़ाई के बनस्पत। चौड़ाई से भी बीम की झुकाव कम होता है, लेकिन मोटाई जो है वो ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके साथ साथ डेल्टा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई है। यदि पदार्थ का जिसकी बीम बनी हुई है यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा है तो झुकाव जो है वो कम आएगा। और यदि आयताकार परिच्छेद है तो उस केस में यदि त्रिज्या ज़्यादा है तो आपकी झुकाव जो आएगा वो कम आएगा, 1 रेज टू पावर आर रेज टू पावर 4, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। तो ये तो है भीम का झुकाव जो कि एक सिरे से बंधी हुई है। अब आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए बीम का खुद का भार भी हो, यही कैलकुलेशन करें कि जब बीम का खुद का भार भी हो तो उसमें झुकाव कितना आएगा, वो हम कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट टाइम।